Class 8, we will start the topic where we have completed in the last video. We have in the last video we have discussed about that the topic we have discussed about that was Anglo-Maratha War, first, second and third. Now today we are going to discuss about subsidiary alliances. Now what is subsidiary alliances? Alliances where means British government has tried to control the India by making various policies, and one of the policy is subsidiary alliances. जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सबसे पहले कंट्रोल किया बंगाल में, बंगाल दैट वाज इन द बैटल ऑफ पलासी, फिर बैटल ऑफ पलासी के बाद बैटल ऑफ बक्सर शुरू हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने एंग्लो मैसूर हुआ, फिर एंग्लो मराठा, उसके बाद कार्नेटिक वॉर भी देखा जाए उनके साथ हुआ था, उनके खुद के मतलब फ्रांस एंड ब्रिटेन के साथ में हुआ था। तो इसी तरह से उन्होंने कुछ ना कुछ रूल्स लेके आगे आ रहे थे इंडिया में, तरह से वो कंट्रोल कर पाए। तो उसी तरह से एक रूल्स था सब्सिडियरी अलायंसेस, जहाँ पे इनका मानना था कि अगर कोई भी इंडियन रूलर्स अगर उनके रूल्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो रूल्स लिखी गई है उनकी उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट्स है यहाँ पे वी विल गो थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट विल नॉट एनेक्स, तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसकी वो राज्य को कब्ज़ा नहीं करेगी और बस उनके कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें थी जहाँ पे डायरेक्टली नहीं होके लेकिन इनडायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन रूलर्स को भी जो थोड़े छोटे रूलर्स थे उन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया, तो विद द हेल्प ऑफ सब्सिडियरी अलायंसेस। तो इन सब्सिडियरी अलायंसेस प्रिंसली रूलर्स जो भी थे वे नॉट अलाउड टू मेक एनी नेगोशिएशंस एंड ट्रीट विद एनी अदर रूलर्स, तो इसके अकॉर्डिंग वो दूसरे राजा के साथ मिलके अपनी बातचीत करेंगे और अपने आप में अपनी यूनिटी बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे बड़ी पहली बात, दे आल्सो नॉट अलाउड टू हैव ए इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, इनकी खुद की अपनी आर्मी नहीं रहेगी, जो इंडिपेंडेंट है वो नहीं रहेगी। दे वी आर टू बी प्रोटेक्टेड बाय द, तो फिर जब इनकी आर्मी नहीं रहेगी तो इनको कौन प्रोटेक्ट करेगा? कहा गया ये खुद करेंगे। तो इनको प्रोटेक्ट कौन करेगा? खुद ब्रिटिश करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उनके बदले बट दे हैव टू पे फॉर द सब्सिडियरी फोर्सेस दैट द कंपनी वाज टू मेंटेन फॉर प्रोटेक्शंस, लेकिन उसके बदली कंपनी को क्या करना पड़ेगा कि उसकी सोल्जर्स को उन्हें पे करना पड़ेगा, मतलब पेमेंट देना पड़ेगा, उनके खाना पीना सब कुछ देखना पड़ेगा, इवन उसकी सैलरी भी देनी पड़ेगी। इफ़ इंडियन रूलर्स फेल टू मेक द पेमेंट, अगर इंडियन रूलर्स ने पेमेंट देने में कहीं गड़बड़ कर दी, पार्ट ऑफ द टेरिटरी विल टेकन अवे एज पेनल्टी। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किस तरह से बोला इनका कि अगर वो फेल हो जाते हैं उनको पेमेंट करने में, तो उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है ट्रेड मतलब उनका कुछ राज्य जो है एज अ पेनल्टी वो ले लेंगे, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे ऐसा किया है और इस तरह से इन्होंने शुरुआत की सब्सिडियरी अलायंसेस। फॉर एग्जांपल द नवाब ऑफ अवध जो थे वॉज फोर्स टू गिव अप, इनको मजबूर होकर देना पड़ा हाफ ऑफ हिज टेरिटरी टू द कंपनी इन 1801। रीज़न प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर वॉज मैल एडमिनिस्ट्रेशन, और कारण क्या था कि इन्हें अपना राज्य चलाना नहीं आता है, वो गलत तरीके से मतलब मैल एडमिनिस्ट्रेशन चीटिंग कर रहे थे। तो इसी तरह से चीटिंग किसके लिए कहा गया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से चीट कर रहे थे, इसके लिए उन्होंने उनका राज्य आधा ले लिया, तो एज अ पनिशमेंट उनको दिया गया। तो सोचो ये धीरे धीरे डायरेक्टली नहीं होके इनडायरेक्टली भी उनके राज्यों में शुरुआत हो गई इंडियन गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियन रूलर्स पे कब्ज़ा करना, ताकि वो अपना एरिया जो है वो धीरे धीरे बढ़ाए। हैदराबाद ऑल्सो फोर्स्ड, फिर बाद में अवध ले लिया गया, तो हैदराबाद को भी फोर्स किया गया, उसकी कुछ टेरिटरीज जो थी और सिमिलर ग्राउंड मतलब इसकी भी एरिया लिया गया, किस कारण? मैल एडमिनिस्ट्रेशन के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर बाय द लेट 18th सेंचुरी द पावर ऑफ द मराठा हैड वीकेंड, तो हमने देखा कि 18th सेंचुरीज में मराठा का पावर कमज़ोर हो चुका था और जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने उसकी फ़ायदा उठाया। एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज लेफ्ट विद अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टेट्स, तो जो पहले मराठा एक होकर था वो आपस में ही इनके बीच में मतभेद कर दिया गया था, ब्रिटिशर्स के थ्रू उन्होंने ये किया था प्लानिंग हो करके।
और धीरे धीरे वो नंबर जो थी 1 से ग्रेट नंबर ऑफ स्टेट्स में बदल गई। अब 1 से अगर 2 होता है, 2 से 3 होता है तो एरिया छोटा हो जाएगा, सो मोस्ट स्मॉल एंड वीक। अब वो 1 से बेटा अगर छोटा हो जाएगा तो कमज़ोर भी हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर अकेला रहेगा तो कोई भी इसके लिए ईज़िली उनको हरा देगा, तो इसीलिए वो वीक हो गया, स्मॉल हो गया। मैनी रूलर्स एक्सेप्टेड, तो बहुत सारे रूलर्स ने क्या किया, द ऑफिसर एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ प्रोटेक्शन बाय वेलेस्ली एज इट गिव देम सिक्योरिटी अगेंस्ट अटैक बाय देयर नेबर। तो इस तरह से देखो कि कितना ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिप्लोमेटिक तरीके से इंडियन प्रिंसेस को भी अपने अंडर में मिला लिया, जो राज्य इजीली लड़ाई नहीं करके भी, क्योंकि ये सब्सिडी अलायंसेस बनाया था वेलेस्ली ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था। तो इसी तरह से जब ये छोटे हो गए, वीक हो गए, तो उनको डर था कि इनका नेबरिंग वाला कोई जो है अगर इसके साथ वॉर करेगा तो वो एरिया बड़ा हो जाएगा उनका। तो अब अगर ये एक्सेप्ट कर लेते हैं वेलेस्ली या फिर सब्सिडियरी अलायंसेस को, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। तो इसी तरह से उनको मजबूर होकर इनसे हेल्प लेना पड़ा। द अलायंसेस वर फोर्स्ड अपॉन रूलर्स सो दैट द टेरिटरी कुड बी एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश। तो इसी तरह से इन्होंने उनकी हेल्प ली। अब आता है एन इंडियन रूलर इंटरिंग इनटू सब्सिडियरी अलायंसेस। अगर जो इंडियन रूलर्स सब्सिडियरी अलायंसेस में अंदर जाते हैं, इनकी बात मानते हैं, तो वुड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्स। तो सबसे पहले ब्रिटिश फोर्स को अपने टेरिटरी में रखेंगे और उनको पेमेंट भी करेंगे, उनकी खाना पीना जो भी है सारा देखभाल इंडियन प्रिंस जो भी है वो करेंगे, जो रूलर्स हैं। दूसरा, द रूलर वुड एक्सेप्ट एट ब्रिटिश ऑफिसर इन हिज स्टेट। दूसरा कि उनकी राज्य में उनका जब भी वो मीटिंग होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनमें से एक जो है ब्रिटिश ऑफिसर्स रहेगा, जो वो देखेंगे डिसीजन सही हो रहा है या गलत। साथ में इसलिए भी है ताकि उनको पता चले कि वो कुछ गलत काम नहीं करे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। तीसरा, द रूलर हु एंटर इनटू सब्सिडियरी अलायंसेस वुड नॉट जॉइन एनी अलायंसेस विथ एनी अदर पावर और डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट एनी पावर विदाउट द परमिशन ऑफ द ब्रिटिश। तीसरा कहा गया कि वो भी किसी दूसरे नेबरिंग जो किंग है उसके साथ नहीं मिलेंगे, अपने आप को भी वॉर डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक ब्रिटिश परमिशन नहीं देता है। फिर फोर्थ वाला आया, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th पॉइंट। तो 4th में क्या बोला गया, द रूलर वुड डिसमिस एनी यूरोपियंस अदर देन द ब्रिटिश एंड अवॉइड एम्प्लॉइंग न्यू वंस। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर द यूरोपियंस डिसमिस करते हैं, द रूलर्स अगर डिसमिस करते हैं यूरोपियंस को, अदर देन ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स को, अदर देन ब्रिटिशर्स मतलब यहाँ पे जो फ्रेंच थे, डच थे, अगर उनके राज्य में वो भी थे, तो अवॉइड करेंगे एम्प्लॉइंग द न्यू वन, तभी वो फिर दोबारा किसी न्यू को अपॉइंट नहीं करेंगे। अगर फ्रांस था तो उसको अगर वो डिसमिस करते हैं तो दोबारा उसको फ्रांस में से किसी को अपॉइंट नहीं करेंगे वो। द रूलर वुड लेट द ब्रिटिश रूल ऑन एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ एनी अदर स्टेट्स। तो यहाँ पे बोला गया रूलर्स जो है वो उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को अलाउ करेंगे कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है दूसरी स्टेट से तो ब्रिटिश ही देखेंगे। द रूलर वुड एक्नॉलेज द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द पैरामाउंट पावर इन द इंडिया। और जो रूलर्स है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को एज अ पैरामाउंट मीन्स सबसे बड़ा पावरफुल किंग या सबसे बड़ा पावरफुल रूलर मान के चलेंगे इंडिया के अंदर। द रूलर वुड ऑल्सो would have his state be protected by the company from external dangers and internal disorder also। कि कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी उसको एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले से, जैसे फ्रांस हो गया, डच हो गया या कोई और बाहर वाला कोई भी इंडिया में आक्रमण करता है तो ईस्ट इंडिया कंपनी बचाएगी, या फिर इंटरनल उसकी खुद की प्रजा से या उसकी खुद के नेबरिंग राजा से किसी की प्रॉब्लम होती है तो वो खुद सॉल्व करेंगे। नंबर 8, इफ़ द रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, जैसे हमने पहले पढ़ा था दैट दे रिक्वायर्ड बाय द अलायंसेस, जो देना है उनको जो पेमेंट बोला गया मंथली, अगर वो फेल हो जाते हैं तो उनका जो राज्य है उनका राज्य कुछ हिस्सा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेंगे। तो ये इन्होंने इस तरह से सब्सिडी अलायंसेस बनाया ताकि ईज़िली आराम से ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया के जो हिस्से में उन्होंने कैप्चर नहीं किया था, क्लेम नहीं किया था, वॉर नहीं किया था, वो
आसानी से उनके अंदर आ जाए। और इसी तरह से बहुत सारे एरिया जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट्स के अंदर आ गई ना। अब हम पढ़ेंगे एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज़ की। इसके अलावा फिर उसने और किस तरीके से राज्य को बढ़ाया। Annexation occurs when a state claims sovereignty over a territory and that claims is recognized. This make it difficult than a formal treaty that transfer territory from one state to another. British, to create their dominance over India, annexed many territories either through war or different acts. तो कहा जाता है एनेक्सेशन किसको बोला जाता है? तो एनेक्सेशन होता है कि जब हम कोई भी राज्य को कब्ज़ा करते हैं, कोई भी एरिया को कब्ज़ा करते हैं, सोवरेंटी ओवर, मतलब अगर यहाँ पे बाहर वाला राज्य है और ये इस राज्य को कम्प्लीटली इसको कैप्चर करना चाहता है, तो इस राज्य का जो पावर था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब ये बंदा जो है इसके ऊपर रूल करेगा, तो इसी तरह से ये हो गया इसको रूल करने के लिए, तो इसकी खुद की पावर ख़त्म हो गई, हुकूमत ख़त्म हो गई और ये बड़ा हो गया। तो इसी तरह से एनेक्सेशन इसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से ब्रिटिशर्स ने शुरुआत की आइदर वॉर, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा, बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बॉक्सर, एंग्लो मराठा वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर। उसके बाद उन्होंने ये छोड़ दिया वॉर और उसके बाद उन्होंने डिफरेंट एक्ट शुरू किया। जैसे अभी हमने पढ़ा सब्सिडरी अलायंसेस के थ्रू राज्य को कमज़ोर बना के उनको अपने अंडर में रखना। तो इसी तरह से सिंधी कहा गया, ब्रिटिश एंड बंगाल प्रेसिडेंसी जो थे फोर्स अंडर जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर अराइव्ड इन सिंध। जब ये आए ब्रिटिश एंड बंगाल प्रेसिडेंसी फोर्सेस जब आए अंडर चार्ल्स के, पूरा नाम क्या है, जनरल चार्ल्स जेम्स नेपियर, जब ये सिंध पहुँचे इन मिड 19th सेंचुरी एंड कनकर, जब इसने सिंध को कैप्चर किया, कनकर किया 1843 में। तो बलूचिस्तान जो कोलिशन लीड बाय तालपुर अंडर मीर नासिर खान तालपुर वॉज डिफीटेड बाय द बैटल। तो ये बैटल के कारण ये हारे गए थे एट द बैटल ऑफ मैनी, ड्यूरिंग विथ 500 तालपुर बलोची वॉज अविया किल्ड। उसके कुछ समय बाद ही होशो सेदी कमांडर अनदर आर्मी एट द बैटल ऑफ डोबू, जहाँ पे वापस से 5000 बलोच वे किल्ड। द फर्स्ट आगा किंग was escaping persecution from Persia and looking for a foothold in the British Raj. तो इसी तरह से with the help the British in their conquest of Sindh, as a result he was granted a lifetime pension. तो यहाँ पे ओवरऑल जो हमने देखा कि आपस में एक्चुअली लड़ाई हो रही थी किसके थ्रू, जो इंडियंस थे और वो आपस में तलपुर के मीर नासिर खान जो थे, ठीक है, उनके साथ जो लड़ाई हो रही थी। और धीरे धीरे देखा गया जिसके कारण कहा गया जो फर्स्ट आगा खान जो थे, ये जो पर्शियन से, इन्होंने भी सोचा कि वो ब्रिटिश राज में अपना अच्छा खासा कब्ज़ा बना के रखें, उनकी पहचान हो। तो इन्होंने क्या किया, सिंधिया में जो ये थे इनके खिलाफ़ चले गए और इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प कर दिया, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जब इनकी मदद मिल गई तो ईज़िली वो युद्ध जो था सिंध वाला ईज़िली जीत जाएंगे। तो इसी तरह से बाद में जब ये ब्रिटिश जीत गए तो ब्रिटिश ने इसको क्या किया कि लाइफ टाइम, मतलब इसको ज़िंदगी जब तक ये ज़िंदा रहेगा उसको पेंशन मिलता रहेगा गवर्नमेंट के थ्रू, उसको जो भी अमाउंट है वो उसको एक अमाउंट मिलता रहेगा। अ ब्रिटिश जर्नल बाय थॉमस पोस्टर्स मेंशन द कैप्टिव सिंधी अमीर। तो एक ब्रिटिश जर्नल जो नोट्स, मतलब कुछ उसके ऊपर कोई चीज़ों के ऊपर लिखा गया, उसके बारे में न्यूज़ लिखा गया, जर्नल लिखा गया, ठीक है, कोई टॉपिक्स के ऊपर। तो थॉमस ने, ब्रिटिश जर्नल कौन थे वो, थॉमस पोस्टर्स, कैप्टिव सिंधी आमिर के बारे में, द आमिर एज बीइंग द प्रिजनर ऑफ हर मैजेस्टी, कहा गया आमिर जो थे वो जब प्रिजनर बन गए, उनको कैदी बना दिया गया, किसका, हर मैजेस्टी का। दे आर मेंटेन्ड इन स्ट्रिक्ट seclusions. They are described as broken-hearted and miserable men, maintaining much of the dignity of fallen greatness and without any cruelty or angry complaining at these unavailable sources of sorrow, refusing to be confronted. Within week, Charles Napier and his forces occupy Sindh. तो यहाँ पे कहा गया कि जब आमिर जो थे, जिनको उन्होंने
क्या क्या, प्रिजनर बना दिया गया युद्ध के थ्रू। तो फिर जब उनको रखा गया तो जिस तरह से कोई हार जाता तो उसकी दशा कैसी हो जाती, टूट जाता है सब कुछ, और वो कुछ नहीं, बेचार हो जाते, लाचार हो जाते। उनके रिस्पेक्ट, एक राजा जो भी है उसको अगर आप बंदी बना दो उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा हर्ट होती है। साथ साथ ना गुस्सा, अब वो गुस्सा किस पे करेंगे, अब उनकी दुख तकलीफ़ जो है, ये सारा सब कुछ जो इस तरह से उन्होंने इसके बारे में लिखा, उस जर्नल में उसने लिखा। और फिर कहा कि देखते ही देखते कुछ समय में, 1 हफ्ते में चार्ल्स नेपियर्स ने पूरी अपनी सेना के साथ गए और पूरा सिंध जो है कब्ज़ा कर लिया। तो इस तरह से उन्होंने जर्नल में लिखा था। आफ्टर 1853 द ब्रिटिश डिवाइडेड सिंधी इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स ने सिंधी को डिवाइड किया डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड लेटर इट मेड अ पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंडर में डाल दिया गया। फिर पंजाब, तो ये धीरे धीरे एक एक एरिया को, एक एक अपने स्टेट को अपने अंदर मर्ज कर रहे थे। इन 1858 में अंडर द टर्म ऑफ क्वीन प्रोक्लेमेशन, जो क्वीन जो थी ब्रिटेन की, उन्होंने जो प्रोक्लेमेशन किया, मतलब जो वादा किया, जो उन्होंने प्रॉमिस की, और उसको उसने लिखा बाय द क्वीन विक्टोरिया, द पंजाब अलॉन्ग द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो उन्होंने क्या लिखा, अलॉन्ग विद द रेस्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, कि अब से क्वीन प्रोक्लेमेशन के अंदर कि जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना भी एरिया को उसने कंट्रोल किया था, अब से वो ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रूल करेगी बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करेगी एज ब्रिटिश क्राउन के नाम पे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी EIC, ये तो एक ब्रिटिश से आई थी और एक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो बिज़नेस कर रहे थे, लेकिन किसके नाम पे कर रहे थे, ब्रिटिश के नाम से करी थी। तो इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि अब से जो है हमारे नाम से नहीं करके हम खुद करेंगे कंट्रोल। तो 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया इंडिया के ऊपर। दिल्ली वॉज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस टू पंजाब। तो इसी तरह से दिल्ली को ट्रांसफ़र किया नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से पंजाब के साइड तक 1859 तक। द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थे took actions partly to punish the city for the important role that the last Mughal Empire Bahadur Shah II and the city as a whole played in 1857 rebellions। ये चैप्टर हिस्ट्री में होगा आपके, क्योंकि ये बाकी लास्ट ईयर में बुक में थी। अभी आपके NCERT बुक्स मैंने कंटेंट आप देख लेना कि 1857 देयर विल बी 1 चैप्टर इफ़ इट इज़ चैप्टर और सम कंटेंट। अगर चैप्टर नहीं तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1857 में ही मुग़ल साम्राज्य एंड पूरा का पूरा हो गया था। साथ साथ जो लास्ट बहादुर शाह था वो मारा गया था ब्रिटिशर्स ने। साथ साथ इसके बाद हमने देखा कि ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इंडिया को कंट्रोल करने लगी, और उसके साथ साथ जो भी लोग ने, ये एक रिवॉल्ट हुआ था 1857 में, एक रिवॉल्ट हुआ था जहाँ पे इंडियंस ने रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़, और उन्होंने कोशिश की थी कि ब्रिटिशर्स को हमारे देश से बाहर निकालें, लेकिन फिर भी हम हार गए थे। ठीक है, तो इसी तरह से बहादुर शाह को एक्सिक्यूट किया गया था, उसको पनिश किया गया था, और धीरे धीरे जितने भी लोग थे रिबिलियंस जिन्होंने इसमें भाग लिया था सबको पनिश किया गया था। अवध इज़ ऑल्सो इन द, यहाँ पे अवध आगे बताया जा रहा है उसकी कि द ट्रिटी ऑफ 1801 में जो फॉर्म्ड होता है एग्रीमेंट, अरेंजमेंट किया था, दैट वाज वेरी बेनिफिशियल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जब तब उससे हमें कौन रूल करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रहा था। दे वर एबल टू यूज़ अवध को उसने तब अपने हाथ में रखा था और उसकी ट्रेजरी को यूज़ कर रहे थे, अवध वास्ट ट्रेजरी, रिपीटेडली डिगिंग इनटू देम फॉर लोन एट रिड्यूस रेट। फिर साथ साथ उनसे लोन भी की, अपनी उनकी बिज़नेस जो है अच्छी नहीं चल रही तो उनको लोन दे दे, और लोन भी लेकिन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, कि कम रेट में। इन एडिशन द रेवेन्यू फ्रॉम रनिंग अवध आर्म फोर्स ब्रॉट देम यूजफुल रेवेन्यू वाइल इट एक्ट एज अ बफर स्टेट्स। तो इसी तरह से धीरे धीरे अवध जो था ब्रिटिशर्स के लिए एक अच्छा खासा ट्रेजरी बैंक बन चुका था, जहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इनसे ले ले। बफर स्टॉक मतलब खजाना, जहाँ पे अगर कमी हो गए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। तो नवाब जो थे वे सेरेमनियल किंग, बिजी विथ pumps and show but with little influence over matter of states।
उनको कोई मतलब नहीं था। वो ज़्यादा फेस्टिवल्स में मतलब कुछ ना कुछ ज़रा थोड़ा सा कुछ पार्टी कर लो, कुछ भी चलता था। अब वो उसी में बिजी रहते थे कि स्टेट के अंदर हो क्या रहा है, क्या किस तरह से चल रहा है, उसके बारे में कुछ पता नहीं रहता था। और इसी का फ़ायदा उठाया था ब्रिटिश ने भी। बाय मिड 19th century द ब्रिटिश हैज़ ग्रोन इम्पेशंस विद द अरेंजमेंट एंड वांटेड डायरेक्ट कंट्रोल। तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स जो थे अब बहुत ज़्यादा वो सह नहीं सक रहे थे, सोच रहे थे अब इसको कैसे भी हटाएं और पूरा का पूरा अवध के ऊपर कंट्रोल कर ले। सो दे स्टार्टेड लुकिंग अबाउट एन एक्सक्यूज़ कि कैसे करें। सडनली अगर इसको हटा देंगे तो देयर विल बी अगेन अ क्वेश्चन कि किस तरह से, किस वजह से। तो कोई रीज़न ढूंढ रहे थे, एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे थे, विच द डिसेंडेंट नवाब रेडली प्रोवाइडेड। तो इसी तरह से नवाब से कुछ ऐसा हो गया जिसके कारण ब्रिटिशर्स को एक्सक्यूज़ मिल गया। सो 1 May 1816 में द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट वॉज साइन इन 5th। तो इस तरह से उन्होंने साइन किया, एक ट्रिटी साइन की। और इन 1856 द ईस्ट इंडिया कंपनी एनेक्स। और इसी तरह से इसने अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विच वॉज प्लेस्ड अंडर चीफ कमांडर वाजिद अली शाह। देन नवाब वॉज imprisoned and then exiled by the company to Calcutta in the subsequent revolt of 1857. His 14-year-old son Birjis Kadras, son of Begum Hazrat Mahal, was crowned ruler and Sir Henry Lawrence killed in the hostiles. तो इसी तरह से यहाँ पर जो थे कहा गया डॉक्ट्रिन ऑफ अलायंसेस, एक जो डॉक्ट्रिन ऑफ अलायंसेस बनाया गया था। इसका एक ये रूल जैसे सब्सिडरी अलायंसेस बनाया गया, ये भी एक ऐसा रूल्स था कि जिसका खुद का अपना बेटा नहीं हो, अपना खून नहीं हो, वो राज्य ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर ले लेंगे विदाउट एनी एक्सक्यूज़। तो इसी तरह से यहाँ पर जब ये हुआ तो वाजिद अली शाह उनके पास जो थे उनका खुद का बेटा नहीं था, अडॉप्ट किया था बेगम हज़रत महल, उन्होंने भी इस तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से इन्होंने अडॉप्ट किया था जिसके कारण वहाँ पे उन्होंने उसकी एरिया जो था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर ले लिया। और इस तरह से 1857 में बहुत सारे रूलर्स जो थे, इंडियन रूलर, उनका एक ये भी मकसद था कि उन्होंने रिवॉल्ट इसलिए किया था क्योंकि उनसे उनका राज्य छीन लिया गया था। कारण क्या था कि उनका जो बेटा है वह अडॉप्टेड है और इसके कारण ब्रिटिशर्स ने उसके राज्य छीन ली। तो ये वन ऑफ द रीज़न ये भी था 1857 रिवॉल्ट का। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट में शुरू करेंगे लॉर्ड डलहौजी कि उन्होंने किस तरह से क्या क्या काम किया। ही वॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में डलहौजी शुरू करेंगे। टिल देन टेक केयर।